डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। पूरे हफ्ते मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दाऊद का करीबी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की अहम कामयाबी। 1991 जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, मुल्की मईशत से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का ऐलान। पाकिस्तान ने मेंढर सेक्टर के हमीरपुर पोस्ट पर की गोलाबारी, करगिल में भी की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दिल्ली में बीजेपी के तर्जुमानों और मीडिया सेल का वर्कशॉप, मोदी भी करेंगे खिताब। और मिस्र में मुर्सी हामियों ने अल-फतेह मस्जिद में ली पनाह, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया मस्जिद का मुहासरा, खवातीन को बाहिफाजत बाहर निकालने की फौज की पेशकश। दिल्ली पुलिस ने मतलूब दहशतगर्द अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टुंडा को हिंद नेपाल सरहद पर गिरफ्तार किया गया। 70 साल टुंडा दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का बम एक्सपर्ट बताया जाता है। अब्दुल करीम टुंडा मुल्क में 1996 से 1998 के दरमियान 40 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। टुंडा को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी भी बताया जाता है। 1990 की दहाई में टुंडा मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया था। बांग्लादेश में टुंडा के हलाक होने की खबर भी आई थी और बाद में कीनिया में उसकी गिरफ्तारी की भी इत्तलात आई। ताहम कीनिया ने बाद में कहा कि गिरफ्तार किया गया शख्स टुंडा नहीं है। और आईबी के साबिक डायरेक्टर अरुण भगत ने अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी को एक अहम कामयाबी से ताबीर किया है। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि ये टुंडा बहुत दिनों से एक्टिव रहा है। ये काफी स्किलफुल ऑपरेटर है और साथ साथ ये लोगों को भी फुसलाने में काफी इसने अपनी काबिलियत दिखाई है। तो पिलुकिया गांव का रहने वाला था ये और गुजरात में भी इसका कोई कनेक्शन था। शायद एक बीवी उसकी गुजरात में रहती थी। फिर इसके जो संबंध है तंजीमों के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ, लश्कर तौयबा के साथ, ये काफी नजदीकी हैं और मैं समझता हूं कि किसी खास काम के लिए ये आ रहा था। दिफाई उमूर के माहिर भरत वर्मा का कहना है कि टुंडा का पकड़ा जाना दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक बेहद जरूरी था। जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत की प्रॉब्लम जो आ रही है वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि हम चारों तरफ से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्री से घिरे हुए हैं और अगर नक्शे में आप देखें और दूसरी तरफ चाइना से घिरे हुए जो तानाशाही है, तो इन लोगों को पनाह मिल जाती है, हमारे यहां से भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, दूसरे देश में जाके फिर हमारे यहां लोगों को उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, फंडिंग करते हैं और बमबास की प्लानिंग करते रहते हैं आतंकवाद फैलाने की। इसलिए टुंडा का पकड़ा जाना, हालांकि उसकी उम्र हो गई है, टुंडा का पकड़ा जाना, उसका स्ट्रिक्ट सजा, कन्विक्शन होना और रैपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। टगमगाती मईशत और रुपये की बदहाली पर हिंदुस्तानी सरमायाकार को यकीन दिलाते हुए वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत का हाल 1991 जैसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का कहना है कि 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि उस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला तय शरह पर थी और 1991 में मुल्क के पास सिर्फ 15 दिनों के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला महफूज था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक मरतबा फिर
फायरबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए हमीरपुर और मेंढर इलाके में भी सीजफायर की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान ने 14 साल के वक्फे के बाद करगिल सेक्टर में भी जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक मामला अभी सर्द नहीं हो रहा है, पाकिस्तान दूसरा उठा रहा है। इस बार पाकिस्तान ने करगिल के इलाके में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने जुमेरात की रात करगिल सेक्टर के तरास इलाके में ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की, जिसका हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाब भी दिया। करगिल के ही कक्सर इलाके में भी पाकिस्तानी फौजियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता शब भी पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढर के इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। वज़ारत दिफा के तर्जुमान एहसन आचार्य के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता शब 9:45 पर छोटे हथियारों से हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी है। देखिए, कहीं किसी भी जगह अगर हमारी LOC का उल्लंघन होता है, अगर हमारी सीमा रेखा का उल्लंघन होता है, तो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का व्यू भी इस मामले में एकदम स्पष्ट है, उन्होंने बोला। रक्षा मंत्री जी ने भी स्वयं इस चीज को बोला है। 0 टॉलरेंस है LOC के वायलेशन के लिए। कहीं भी किसी किस्म की कोई भी गतिविधि सीमा पार से वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न इसको हमारी कमजोरी समझा जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम को खतरनाक और तशवीशनाक बताया कि अर्थात अभी तक हम सोच रहे थे कि मान लीजिए कि टेररिज्म हो या इन्फिल्ट्रेशन, कि ये गैर राष्ट्र गुट कर रहा है और उनका हेडक्वार्टर्स मुरीद के में है या रावलपिंडी केवल उनको समर्थन दे रहा है। रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का फौज का हेडक्वार्टर है। पर अगर कारगिल में इस प्रकार का एक प्लान्ड वायलेशन हुआ है तो उससे हम निष्कर्ष यही कर सकते हैं कि रावलपिंडी से कुछ संकेत आया है, आदेश आया है और पाकिस्तान का जो फौज है वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान फायरिंग खोलता रहेगा, सेक्टर्स में खोलता रहेगा, घुसपैठ कोशिश करेगा, लोग अंदर आए और वो डराने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान से उसका जिहादी फोर्स भी फ्री हो गया है और उसके पास एक चॉइस है कि या तो वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़े या उसका रुख भारत की तरफ जिहाद फोर्स को मोड़ दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान आर्मी का जिहादी फोर्स हिस्सा है, दोनों मिलके एक साथ वही काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 14 बरस कबल 1999 में भी हिंदो पाक करगिल में आमने सामने हुए थे। तब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तानी कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, हम पूरी तरह सतर्क हैं। हम किसी प्रोवोकेशन में आने वाले नहीं हैं। हमको जो एक्शन लेना है वो हम ले रहे हैं। मैं पूरे देश को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सीमा पूरी तरह सतर्क है और फायरिंग अगर होती है तो उसका जवाब देने के लिए हमारी फौजों को कह दिया गया है कि जिस तरह का भी एक्शन वहाँ से होता है तो उसके रिएक्शन में जो ज़रूरी काम हो वो किया जाए। उत्तर प्रदेश की मोअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने हुकूमत की चार्जशीट का जवाब दे दिया है। दुर्गा शक्ति ने खुद को बेकसूर बताया है। दुर्गा ने जवाब में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल कर रही थी। हुकूमत के उस दावे को भी दुर्गा ने मुस्तरद कर दिया कि उनके इक़दाम से फ़िरक़े वाराना मुनाफरत फैल सकती है। हुकूमत ने चार्जशीट में दावा किया था कि दुर्गा शक्ति मस्जिद की नौ तामीर दीवार के गिराने में गैर कानूनी तरीका इख्तियार कर। दुर्गा को चार्जशीट का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। खबरें अभी और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सबका फेवरेट वही
जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। पिंक सिटी जयपुर की पहचान है शहर की साफ गलियां और दीवारें। शहर की इसी स्वच्छता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। दीवारों पे बैनर्स और पोस्टर्स ना चिपकाएं, बिल्डिंग्स और गेट पे स्याही और चौक से ना लिखें। ध्यान रखें, किसी भी दृश्य अंतर्गत संपत्ति, भवन, मूर्ति, दीवार, स्मारक, पेड़ और खंबे पर पोस्टर चिपकाना, कुछ भी लिखना अपराध है। जी हाँ, राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था और एजेंट्स ये काम करते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे और उन्हें इसके लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना और 1 माह तक का कारावास भी हो सकता है। हमारा शहर हमारा घर है, इसकी स्वच्छता हमारा दायित्व है। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल का जुज़वी असर है। अगरचे लाल चौक, श्रीनगर समेत कुछ दीगर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद हैं, लेकिन ट्रैफिक बहाल है और स्कूल और दीगर सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। श्रीनगर के कुछ इलाकों में भी दुकानें खुली देखी जा सकती हैं। पुंछ और जम्मू के इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा करते हुए सैयद अली शाह गिलानी ने हड़ताल की कॉल दी है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने आज दिल्ली में पार्टी के तर्जुमानों, पैनलिस्ट और मीडिया सेल से जुड़े दीगर कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद किया है। इजलास में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत दीगर लीडरान शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी भी इजलास को खिताब करेंगे। मोदी की तकरीर इंतखाबी मुहिम की तशहीर और प्रोपोगेंडे में जदीद ज़राए के इस्तेमाल जैसे उन्वानात पर मबनी हो सकती है। इतवार को बीजेपी के रियासती सदूर का भी एक रोज़ा इजलास मुनक्किद होगा। लोग करते रहे, ये पहली मीडिया कार्यशाला नहीं है, पहले भी हुई है और आप सब पहले भी आए हैं, उसके आप गवाह हैं। कैसे हमारे मीडिया मैनेजमेंट कैसे हो, मीडिया में हमारी बात कैसे सब तक पहुंचे, कांग्रेस के जो दुष्प्रचार हैं उससे हम कैसे मुकाबला करें। कांग्रेस के गाली गलौज का जवाब हम गाली से तो नहीं दे सकते, अपनी अच्छे शब्दों से कांग्रेस के गाली गलौज का भी जवाब दिया जा सकता है। हम लोग मीडिया के माध्यम से देश में एक अच्छा संदेश देते हैं। कांग्रेस के लोग गाली बक के ट्वीट करके भ्रम पैदा करते हैं, उनके फैलाए हुए भ्रम के जाल को कैसे तोड़ दिया जाए, इसका हम तोड़ हड़बड़ निकाल के रखते हैं। और कई बार सोनिया जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया है वो बड़ा सख्त हो जाता है, जबकि उल्टा हो रहा है। कांग्रेस का जो मीडिया है वो गाली गलौज पे उतर आता है। कभी कोई हमारे नेताओं को कुछ से कुछ उपाधि दे देता है, अगर उस शब्दों में हम जवाब देना चाहें तो ये नहीं समझें कि हम उनके सवालों के जवाब में हमें खामोशी आती है, लेकिन हम शाइस्तगी नहीं छोड़ेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद करने पर गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी कांग्रेस लीडरों के निशाने पर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं के मेंढक के मुमासिल करार दिया और कहा कि मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। वहीं दूसरी तरफ मनीष तिवारी ने भी मोदी के हमले को ओछी सियासत से ताबीर किया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के यौम आज़ादी के खिताब पर मोदी की तनकीदों से कांग्रेस लीडरान काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं। मोदी की तनकीद के दूसरे दिन भी कांग्रेस लीडरान ने मोदी पर तंज के तीर चलाए। पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं का मेंढक करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। मोदी जी नए नए आए हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में गुजरात में रहते थे। मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से, जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मोदी पहले खुद को बीजेपी में ही मनवा लें, उसके बाद कांग्रेस उन पर गौर करेगी। नरेंद्र मोदी जी बहुत चाह रहे हैं कि हम उन्हें चुनौती मान लें,
हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी को पर काबू कर लें, उसके बाद देखेंगे वो चुनौती बनते हैं कि नहीं बनते। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान मनीष तिवारी ने भी मोदी की तनकीद की। तिवारी ने मोदी पर ऊंची सियासत करने का इल्जाम आयद किया। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी मोदी को नहीं बख्शा। और कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से अपनी तुलना कर सके, तो इससे बड़ी बौखलाहट और कुछ नहीं हो सकती। ये एक ऐसी सस्ती और ओछी हरकत है जिसके ऊपर प्रतिक्रिया देकर हम उसे सुशोभित भी नहीं करना चाहते। मंत्री जी पर निशाना साधा है। ये सर्वत्र जो स्थापित मान्यता है, परंपराएं हैं, उनको उन्होंने तोड़ा है और ये उनकी अति महत्वाकांक्षा बोल रही है। और इस महत्वाकांक्षा में वो कोई सीमा नहीं है उनके लिए, उनको हर सीमा को वो उल्लंघन कर चुके हैं। कांग्रेस के अलावा दीगर सियासी जमातें भी मोदी की तनकीद कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन नरेश अग्रवाल और सीपीआई लीडर डी राजा ने भी मोदी की तनकीद के मौके को नामुनासिब करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और जाहिर है कि बीजेपी मोदी से मुताल्लिक सलमान खुर्शीद के तबसरे पर सख्त बरहम है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने सलमान खुर्शीद की मिसाल एक कॉकरोच से दी है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो कि भारत के विदेश मंत्री कहलाते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशियों के लिए मंत्री हैं। और अगर भारत पर किसी प्रकार का परमाणु अटैक पाकिस्तान करेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा और उनका नाम सलमान खुर्शीद होगा, क्योंकि परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक कर लिया है। अदालत ने मामले की समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के तारीखी फैसले की तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को नाअहल करार देने और पुलिस हिरासत और जेल में बंद अफराद को कानून साज इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। अदालत उज़्मा ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद को भी गैर आईनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी के लिए मरकजी हुकूमत के अलावा दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं। जस्टिस A.K. पटनायक और S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के सदर रमेश दलाल की अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल किया है। साथ ही अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि वो इस मामले में दाखिल की जाने वाली दीगर अर्जदाश्तों की भी समाअत करेगी। मरकजी हुकूमत ने अपनी अर्जदाश्त में दस्तूर के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद का दिफा किया है और इस पर जोर दिया है कि अपील के ज़ेर इल्तिवा रहने तक कसूरवार अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से रोकना जरूरी है। इसके लिए हुकूमत ने यह जवाब पेश किया है कि हिंदुस्तानी अदलिया में मुलजिमीन को बरी किए जाने की शरह ज्यादा है और अगर कसूरवार करार दिए जाने पर मुंतखब रुकन को नाअहल करार दे दिया जाए और बाद में वो बरी हो जाए तो उसकी रुकनियत को बहाल नहीं किया जा सकता है। जबकि दस्तूर के सेक्शन 8(4) के तहत कसूरवार लेजिस्लेचर्स अगर अपने खिलाफ फैसले को 3 माह के अंदर आला अदालत में चैलेंज करते हैं तो इस सूरत में वो अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। यंग अचीवर अवार्ड गोes to मिस प्रिया कुमार। प्रिया कुमार एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ। इनका आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए,
हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू मॉर्निंग। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत पती। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, लो हमें जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। और अब बात करेंगे मिस्र में जारी फौजी बर्बरियत की। मिस्र में कल इख्वानुल मुस्लिमीन की यौम गज़ब रैली पर फौजी कार्रवाई में तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी कार्रवाई के पेश नज़र इख्वान के कारकुनों और मुजाहिरीन ने काहिरा की अल-फतेह मस्जिद में पनाह ली है। मस्जिद इख्वान कारकुनों से भरी हुई है। मस्जिद को मेकशिफ्ट फील्ड हॉस्पिटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशकश भी की है कि खवातीन मस्जिद से बाहिफाजत निकल जाएं, लेकिन इख्वान ने सिक्योरिटी फोर्स की पेशकश मुस्तरद कर दी है। वहीं मिस्र की वजारत दाखिला के मुताबिक अब तक 1000 से ज़ायद मुर्सी हामियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुनिया भर में जहां मिस्र में फौजी बर्बरियत की शदीद मजम्मत की जा रही है, ऐसे में सऊदी अरब ने मिस्र की फौजी हुकूमत की कार्रवाइयों को जायज़ ठहराया है। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी से निपटने में मिस्र की उबूरी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। उनका ये बयान सरकारी टीवी चैनल अखबारिया पर जुमे को नशर किया गया। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दी, सरकशी और बगावत के खिलाफ हमेशा मिस्र के साथ रहा है और अभी भी अपनी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मिस्र के दाखिली मामलात में मदाखलत करने वालों को भी इंतबाह दिया। अमान में जुमे के रोज इख्वानुल मुस्लिमीन के लगभग 2000 हामियों ने मिस्र की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और मिस्री अवाम को मुर्सी के हक में अपना एहतजाज जारी रखने के लिए कहा। एहतजाजियों ने बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के हक में और फौजी सरबराह जनरल अल-सीसी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उधर में इख्वानुल मुस्लिमीन की जनरल सेक्रेटरी हमाम सईद ने भी एहतजाज में शिरकत की और मिस्र में एहतजाजियों के खिलाफ फौज की कार्रवाई की मजम्मत की। उर्दन में इख्वानुल मुस्लिमीन की सियासी विंग इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने मिस्र के फौजी लीडरान को खबरदार किया कि वो आलिम इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका और इसराइल की तैयार की गई साजिशों के शिकार न हो। قتلوهم ثم أحرقوهم وهكذا أحرقوا هذا الشعب لأجل أنه يطالب بالحرية، يطالب بالشرعية. العالم كله اليوم مطالب أن يقف في مواجهة هذه المجزرة. यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमे की अदायगी के बाद सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों ने मिस्र में मुर्सी हामियों पर फौज की खूनरेज़ कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने मिस्र की उबूरी हुकूमत और फौजी हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। गजा में हमास के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ने मिस्र के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात की वजाहत भी की कि हमास मिस्र के बहरान में मुदाखलत नहीं करना चाहता।
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء. ईरानी पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी की 18 काबीना वज़रा की नामजदगियों में से 3 को मुस्तरद कर दिया है, जबकि दीगर 15 नामजदगियों को मंजूरी देती है। पार्लियामेंट में बहस की शुरुआत पर हसन रूहानी ने कहा कि मगरबी पाबंदियों की वजह से मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इन असरात को ज़ायल करने की जानिब वो अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी की 18 काबीनी वज़रा की नामजदगियों में से 3 को मुस्तरद कर दिया है, जबकि बाकी 15 को मंजूरी दी है। सख्तगीर रुकन पार्लियामान ने मगरिब में तालीम याफ्ता और मुखालफिन से कुर्बत रखने वालों को वज़रा बनाने पर हसन रूहानी की सख्त तनकीद की थी। 4 रोज़ की बहस के बाद पार्लियामेंट ने जिन वज़ीरों की नामजदगी को मुस्तरद किया है वो हैं वज़ीर तालीम मोहम्मद अल नजफ़ी, वज़ीर साइंस तहकीक और टेक्नोलॉजी जाफ़र मिल्ली मुनफरिद और वज़ीर खेल मसूद सुल्तानिफर। पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारीजानी ने ये बात बताई। آرای اخذ شده 282 رای، آرای موافق 105 رای، آرای مخالف 162 رای، آرای ممتنع 15 رای. بنابراین مجلس نتوانست رأی اعتماد به جناب آقای جعفر میلی منفرد به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری بدهد. मोहम्मद जावेद ज़रीफ, जो सन 2002 और सन 2007 के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर रह चुके हैं, उन्हें मुल्क का नया वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किया गया है। उन्होंने सन 2003 से सन 2005 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियाई मुज़ाकरात में एक अहम रोल अदा किया था। हुसैन दहकान को वज़ीर दिफ़ा बनाया गया है। वो पासदारानी इनकलाब में साबिक़ कमांडर रह चुके हैं और उन्होंने नायब वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। पार्लियामेंट में वोटिंग पूरी काबीना के लिए एक साथ नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर हुई। हर एक उम्मीदवार के लिए अलग अलग वोटिंग हुई। हसन रूहानी के पास अब काबीना वज़रा के खाली पड़े 3 ओहदे पुर करने के लिए 3 महीने हैं। पार्लियामेंट में बहस शुरू होने के पहले रोज़ हसन रूहानी ने मुल्क की अबतर मईशत का तस्करा किया और मुल्क पर दबाव बनाने के मगरबी तर्ज अमल की मजम्मत की। वضع فعلی کشور در همه زمینه‌ها وضعیتی دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد کشور با تورم بالا، نرخ سرمایه‌گذاری پایین، رکود بنگاه‌های تولیدی، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه است. ईरानी सदर ने कहा कि सिफारती सतह पर हुकूमत बैनुल-अक़वामी चैलेंज का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। हसन रूहानी ने न्यूक्लियाई तवानाई के हुसूल के ईरानी हक का दिफा किया और कहा कि ईरान मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात की तकमील के लिए यूरेनियम की अफजोदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने
में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र